भारत के एक कोने में बसा था एक सुंदर और शांत गांव, नीरपुर। नाम में ही जैसे जीवन का बहाव था। यहाँ की मिट्टी में खुशबू थी, लोगों में अपनापन था और दिलों में भरोसा था। जहाँ दिन की शुरुआत मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि से होती थी, गायों की रंभाहट और बच्चों की हंसी से गलियां गूंज उठती थीं। खेतों से आती मिट्टी की सूंधी खुशबू जैसे हर सांस में समा जाती थी। यही था वो गांव जहां लोग कम में भी खुश रहते थे, जहां हर चेहरा मुस्कुराता था और हर घर से सुबह सुबह चूल्हे पर बनते पराठों की खुशबू आती थी। नीरपुर का एक छोटा सा घर, मिट्टी से बना मगर दिल से भरा, वहां रहता था रामू का परिवार। 4 जनों का यह सीधा साधा परिवार था। रामू, उसकी पत्नी गुड़िया, 8 साल का बेटा चीकू और बाबूजी, जो गांव के सबसे अनुभवी और आदरणीय बुजुर्गों में से एक थे। रामू एक मेहनती किसान, जिसकी आंखों में खेतों की हरियाली के सपने थे और दिल में अपने गांव के लिए कुछ कर गुजरने की आग। वो उन गिने चुने लोगों में से था जो हालात से हार नहीं मानते थे। गुड़िया, उसकी पत्नी, सादगी की मूरत, घर को अपने सलीके और प्रेम से संभालती थी। उसके हाथों से बना सत्तू और मट्ठा पूरे मोहल्ले में मशहूर था। चीकू, उनका नटखट बेटा, जो स्कूल जाने से ज्यादा खेतों में बैलों के पीछे दौड़ने का शौक रखता था। और बाबूजी, उम्र भले ही 70 के पार थी, मगर उनकी बातें सुनकर लगता था जैसे वो गांव का चलता फिरता इतिहास हो। उस दिन सुबह गुड़िया रसोई में रोटियां बेल रही थी। सुनिए जी, आज जल्दी जाना होगा। याद है ना, स्कूल में चीकू की फीस जमा करनी है और उसके बाद खेत भी देखना है। हाँ, भाग्यवान। चीकू को छोड़ दूंगा स्कूल, फिर सीधा खेत जाऊंगा। बाबूजी की दवाई भी लेते आऊंगा। पापा, क्या आज मैं खेत चल सकता हूँ? स्कूल के बाद मुझे बैलों को खाना देना है। ऐसी थी रामू की दुनिया, सादा, सच्ची और मेहनत से भरी। वह मानता था कि अगर जमीन से प्यार हो तो वो कभी धोखा नहीं देती। रामू रोज की तरह खेत की ओर चला। रास्ते में उसे श्यामू मिला, उसका पुराना दोस्त। श्यामू अपने हाथ में हल लिए एक और टेढ़ा टोपी पहने खड़ा था। वो थोड़ा मजाकिया था, लेकिन जमीन से जुड़ा इंसान था। दोनों की दोस्ती बरसों पुरानी थी। श्यामू ने जैसे ही रामू को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। कहने लगा, अबे रामू, आज तो तेरे बैल भी तुझसे तेज लग रहे हैं। रामू मुस्कुरा दिया और उसके चेहरे पर एक गहरी चिंता की लकीर भी थी। रामू के चेहरे की मुस्कान के पीछे कुछ छिपा था। उसकी निगाहें सूखी पड़ी जमीन पर थीं और मन में डर, कहीं इस बार भी बारिश ने धोखा दे दिया तो। दोनों साथ साथ खेत की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में दोनों ने देखा कि गांव के छोटे कुएं तकरीबन सूख चुके थे। नदी, जो पहाड़ों से आकर खेतों को सींचती थी, उसका बहाव भी पिछले कुछ हफ्तों से बहुत धीमा था। श्यामू ने इशारा किया। रामू, तूने देखा, नदी जैसे थम गई हो। हाँ श्यामू, कुछ तो गड़बड़ है। ये तो अभी गर्मी भी नहीं आई पूरी, फिर ये सूखा क्यों? फिर वो खेत में काम करने चले गए। काम करके वो दोनों शाम को घर चले गए। रामू शाम को जैसे ही घर लौटा, घर में भी चिंता की लहर थी। रामू जी, आज तो पानी की एक बूंद भी नहीं है। बर्तन तक खाली है और खेत की हालत देखो, सब सूख गया है। ये ऐसे ही रहा तो सारी फसल खत्म हो जाएगी। पानी नहीं होगा तो क्या उगाएंगे? घर में पैसे भी खत्म हो रहे हैं। सुनो गुजिया, कल से तुम खेत देखो, मैं मुकुंद सेठ के यहाँ काम मांगने जाऊंगा। सुना है वहाँ अभी भी पानी है और कई लोग वहीं काम कर रहे हैं। रामू की बात सही थी। पूरे गांव में सिर्फ मुकुंद चंद सेठ की जमीन पर हरियाली थी, बाकी खेत सूखे और वीरान थे। अगले ही दिन सुबह रामू मुकुंद चंद के यहाँ काम मांगने चला जाता है।
गांव में जब हर घर के कुएं सूख गए थे, हर खेत की मिट्टी दरारों में बदल चुकी थी, तब भी एक जगह ऐसी थी जहां पानी की कोई कमी नहीं थी। मुकुंदचंद सेठ की हवेली। मुकुंदचंद नाम तो बड़ा था ही, लालच उससे भी बड़ा। गांव का सबसे अमीर आदमी, जिनके खेतों में अनाज नहीं था, वो अब उसके दरवाजे पर काम की भीख मांग रहे थे। और सेठ, वो इस सूखे को एक मौका समझ रहा था, औरों की मजबूरी को अपने मुनाफे में बदलने का मौका। सेठ के साथ हर वक्त रहता था एक औरत जैसा चालाक मगर कुत्ते जैसा वफादार आदमी। नाम था बीरू। वो सेठ के हर हुक्म को आंख बंद करके मानता था। रामू ने पहली बार सेठ की हवेली को इतने पास से देखा। पानी से भरी हुई नहरें, हरे भरे पेड़ और ट्यूबवेल की आवाज, जैसे ये जगह किसी और ही दुनिया में थी। काम चाहिए तो नियम भी मेरे होंगे। रामू ने सिर झुका दिया। वो जानता था कि ये काम गुलामी जैसा होगा, मगर परिवार की भूख उससे बद्धी सच्चाई थी। बीरू, जो पास ही खड़ा था, रामू को ऊपर से नीचे तक देख रहा था, जैसे कोई शिकार को तौल रहा हो। इस पे नजर रखनी पड़ेगी मालिक, आंखों में सवाल हैं इसके। सेठ ने बस सिर हिलाया और बीरू को इशारा किया। अब रामू पर हर वक्त एक साया रहेगा जो उसकी हर हरकत पर नजर रखेगा। मोटर की आवाज कहां से आ रही है? हर रोज जब वह खेत में काम करता, वह देखता कि कहीं न कहीं से टैंक के जरिए बड़ी मात्रा में पानी खींचा जा रहा है, लेकिन पानी आ कहां से रहा है, ये बात छुपी हुई थी। और सबसे हैरानी की बात, उस जमीन के एक हिस्से की तरफ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। एक दिन रामू उस दिशा में बढ़ने लगता है। ओए रामू, उधर जाना मना है, जो काम बताया है वही कर। मैं तो बस देख रहा था, वहां कौन सी फसल लगी है। देखना समझना तेरे काम में नहीं आता, चुपचाप खेत संभाल। रामू अब समझ चुका था, कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है, और ये सिर्फ लालच नहीं बल्कि पूरे गांव के साथ धोखा हो सकता है। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, रामू की आंखों में नींद नहीं थी। वो जान चुका था कि अगर वो सच्चाई नहीं जान पाया तो उसका खेत, उसका घर सब बर्बाद हो जाएगा। अगली सुबह जब गांव अभी नींद में डूबा था और मुर्गे ने पहली बार बांग दी थी, रामू चुपचाप घर से निकला। उसका इरादा पक्का था, आज वो जानकर रहेगा कि पानी कहाँ छुपाया गया है। रामू खेतों से होता हुआ झाड़ियों के बीच से सेठ की जमीन के पीछे के हिस्से की ओर बढ़ता है। रामू धीरे धीरे सेठ की जमीन के उस हिस्से तक पहुंचा जिसे आमतौर पर बीरू पहरा देकर बंद रखता था। आज वो वक्त ऐसा था जब चौकीदार भी गहरी नींद में था। रामू की सांसें तेज थीं, दिल की धड़कनें कानों तक सुनाई दे रही थीं। और तभी रामू की नजर उस चीज पर पड़ी जिसे देखकर उसका मन कांप उठा। वहां एक बहुत बड़ी पानी की पाइपलाइन चल रही थी जो नदी से सीधे मोटर के जरिए पानी खींचकर टैंकों में भर रही थी। और नदी पर एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई थी जिससे उसका बहाव गांव की ओर ना जा सके। रामू धीरे से आगे बढ़ता है, दीवार को छूता है, फिर पाइप की दिशा देखता है और सब कुछ समझ जाता है। तो ये है, सेठ ने नदी का रास्ता ही बंद कर दिया, अपने लिए सब ले लिया और हम सबको सूखा दे दिया। रामू अब चुप नहीं बैठ सकता था। उसकी आंखों में सच्चाई थी और दिल में गांव के लिए दर्द। उसी वक्त वो सीधे पहुंचा गांव के सरपंच सुरेश जी के पास। पंचायत चौपाल, जहां सरपंच अकेले बैठे कुछ कागजों में उलझे हुए हैं। सुरेश जी, मुझे आपसे तुरंत बात करनी है। ये गांव बर्बाद हो जाएगा अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो। क्या बात है रामू, तू इतना घबराया क्यों है? सेठ मुकुंदचंद ने गांव की नदी का बहाव रोक रखा है। मैं खुद देखकर आया हूँ। उसने मोटर लगाकर सारा पानी अपने खेतों में ले लिया है और गांव के हिस्से का रास्ता बंद कर दिया है। सरपंच ने पहले तो यकीन नहीं किया, मगर रामू की आंखों में जो सच्चाई थी वो झूठी नहीं लग रही थी।
गांव वाले रामू और सरपंच के साथ सेठ की जमीन के पीछे पहुंचे और जो उन्होंने देखा उसने सबके पैरों तले जमीन खींच ली। बड़ी मोटरें, टैंक और नदी पर बनाई गई दीवार, सब कुछ साफ था। हाय राम, इसीलिए हमारे कुएं सूख रहे थे। अपने लिए सब ले गया, हमसे धोखा किया। मुकुंद चंद, अब तुम्हें जवाब देना होगा। ये गांव का पानी है और तुमने इसे अपने लालच के लिए छीन लिया। पंचायत इसका हिसाब लेगी। माफ कर दो सरपंच जी, मेरी फसलें सूख रही थीं। मैंने मजबूरी में किया ये सब। मजबूरी वो होती है जो सबकी होती है, लेकिन तुमने तो बाकी सबको बर्बाद कर दिया। पंचायत का फैसला है, नदी पर बनी दीवार तोड़ी जाएगी, पानी फिर से गांव तक आएगा और मुकुंद चंद, तुम्हें गांव के जल प्रबंधन में सेवा करनी होगी ताकि तुम समझो कि पानी सिर्फ तुम्हारा नहीं था। गांव ने तालियों के साथ रामू का धन्यवाद किया और सेठ की दीवार तोड़ दी गई। नदी फिर से बहने लगी और गांव के सूखे चेहरों पर हरियाली लौट आई। वक्त बदला और साथ ही बदली गांव की तकदीर। सेठ की बनाई दीवार को तोड़ दिया गया था और नदी एक बार फिर गांव की रगों में दौड़ने लगी थी, जैसे सूखी मिट्टी को किसी ने जीवन दान दे दिया हो। दोस्तों, ये कहानी हमें एक सीधा सादा सबक देती है। पानी सिर्फ एक संसाधन नहीं है, वो जीवन की डोर है और अगर कोई उसे अपने लालच में बांधने की कोशिश करे तो जरूरी है कि हम सब मिलकर उसकी दीवार को गिरा दें, क्योंकि जब तक पानी बहेगा इंसान जिएगा।